वेलकम अगेन टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी और साथ ही साथ बता दूंगी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आप इसके अंदर करके आ सकते हो। ऑल्सो यू नो बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स, तो ऐसे कैसे हम डायग्राम बनाकर आए या आंसर को कैसे प्रेजेंट करके आए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आपको आंसर्स खुद बनाने आने चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना तो आप खुद सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज एमसीक्यू से स्टार्ट हो रही है इसकी बैक एक्सरसाइज। द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। किडनीज का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर कर देना और उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट कर देना। तो जो किडनीज है वो कौन से सिस्टम का या कौन से प्रोसेस का पार्ट हुई? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है? किडनी की हेल्प से होता है। सो न्यूट्रिशन नहीं होगा, ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। आंसर इज एक्सक्रीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड। The xylem in plants is responsible for which of the following? तो xylem जो है वो कौन से प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपको याद हो दो मेन टिश्यूज थे प्लांट्स के अंदर, एक था जाइलम और दूसरा था फ्लोएम। जो जाइलम टिश्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते थे, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये 4 एलिमेंट्स मिलकर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो याद रहेगा ना, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोएम फॉर फूड, सो दैट आपको याद रहे कि फ्लोएम किस में हेल्प करता है और जाइलम किस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो वो प्लांट्स जो खुद अपना खाना बना ले, दोज आर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। वी आर हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है ये प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ऑटोट्रॉफिक कर रहा है मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब लाइट चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में ही होगी फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ उसको क्या चाहिए काम करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स इस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये उनका मेन फूड है। प्रोसेस के बाद वो रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन, तो CO2 चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? वाटर एंड क्लोरोफिल। ये 4 रॉ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करते टाइम, विच इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर दिया है सनलाइट, फिर दिया है क्लोरोफिल एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा बच्चों आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती है टू परफॉर्म photosynthesis which is a part of autotrophic mode of nutrition. Next question, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place where? याद करो बच्चों, जब हमने एनर्जी का ब्रेकडाउन पढ़ा था, इस चैप्टर की वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि ये लाइफ क्वेश्चन कौन से आया हुआ है। देखो यहां पर बात हो रही है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की। ग्लूकोज सबसे पहले चेंज हो जाता है पाइरूवेट के अंदर, पाइरूवेट के अंदर। उसके बाद पाइरूवेट आगे जाकर ब्रेक डाउन कर लेता है और चेंज हो जाएगा एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड इट विल ऑल्सो गिव वाटर। ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जब ग्लूकोज का फाइनल ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या पूछा है इसके अंदर? देखो, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस वेयर? ग्लूकोज से पाइरूवेट तो चेंज हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद पाइरूवेट का जो आगे फर्दर ब्रेकडाउन होता है दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब देखो ये जो सेल है इसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ये सारा साइटोप्लाज्म एरिया है
एंड मान लो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, ठीक है। अब इसके पास क्या आया, इसके पास आया डाइजेस्टेड खाना, डाइजेस्टेड खाना यानी कि ग्लूकोज आ गया इसके पास। अब ये जो ग्लूकोज आया है ये सबसे पहले किसमें चेंज हो रहा है, पायरूवेट में। ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर ही। उसके बाद पायरूवेट ने जो आगे जाकर फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके। तो उसने यही पूछा है पायरूवेट का आगे ब्रेकडाउन कहाँ होगा, तो दिस विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेगा। और उसने पूछ लिया ग्लूकोज से पायरूवेट कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि फैट का डाइजेशन होता किसमें है। फैट्स का जो प्रोडक्ट होता है, फैट किसमें डाइजेस्ट हो जाता है फाइनली, वो देखते हैं पहले। फाइनल ब्रेकडाउन जो होगा ना फैट्स का, दैट विल बी इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स का फाइनल डाइजेशन होगा फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल, मतलब फैट्स का ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है। फैट मान लेंगे हम डाइजेस्ट हो गया अगर इसमें चेंज हो जाता है तो डाइजेशन सबसे पहले उसने पूछा हाउ आर फैट्स, कैसे डाइजेस्ट होंगे, एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, ये होता कहाँ पर है। सो माउथ में हो जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट, प्रोटीन्स का नहीं होता, फैट्स का नहीं होता। माउथ से जाने के बाद खाना आ जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो HCl है और दूसरा जो एंजाइम होता है पेप्सिन, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया स्टमक के अंदर। अब खाना जा रहा है, खाना बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, स्टमक के अंदर HCl होता है ना, वो बहुत ज्यादा खाने को एसिडिक बना देता है, वो पास कर देता है उसको आगे इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन भी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले आती है पेनक्रियाज और बाइल की सीक्रीशंस, उसके बाद इंटेस्टाइन अपने जूसेस रिलीज करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। तो बाइल जो है, दैट बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। आप यहां पर अब सबसे पहले क्या पॉइंट लिखोगे, दैट बाइल जूस या बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन, ये इमल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन मतलब अगर फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये फैट का बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है, याद रहेगा ना, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फर्स्ट पॉइंट। देन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज अपने 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, उसमें से एक होता है पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये पेनक्रियाटिक लाइपेज बना ही फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए है। बच्चों जहां भी लाइपेज आ जाए इट मींस इट इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स ओनली। तो पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक लाइपेज निकला है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। Pancreas release pancreatic lipase and starts converting fats into fatty acids and glycerol, या फिर start digesting लिख लो, starts digesting fats। ठीक है, उसके बाद अभी फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ है, ये बाइल इसने अपनी सीक्रेशन डाल दी, एसेसरी ग्लैंड है ये, खाना लिवर के अंदर नहीं जाता। बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिवर से प्रोड्यूस होता है। तो लिवर ने बाइल बना दिया, बाइल ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक लाइपेज बना दिया, उसने उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका इंटेस्टिनल जूस, लिखो इसको इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस। Intestinal juice finally converts. What are the final product? Fatty acids and glycerol. Right? तो ये फाइनल प्रोडक्ट कब बने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद बने। उसने पूछा फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं,
देन क्वेश्चन वाज कहाँ ये प्रोसेस होता है. दिस इज योर कंप्लीट आंसर. कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने सब एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा. फैट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है. बाइल और पेनक्रियाज अपने जूसेस पहले डाल देंगे. बाइल इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. पेनक्रियाज डाइजेशन को स्टार्ट कर देगा. ठीक है. उसके बाद इंटेस्टिनल जूस फाइनली मिलकर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है फैट्स को. सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर. What is the role of saliva in digestion of food? सलाइवा का फूड में क्या रोल होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में क्या रोल होता है. चलो देखते हैं इसको. सलाइवा किससे रिलीज होता है, पहले तो ये बता दो. हमारी बकल कैविटी के अंदर यहाँ पर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे. अब सलाइवा के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज. तो सलाइवरी amylase is the enzyme present in saliva, right? पढ़ा है ना ये हमने, आपने वीडियो देखी होगी लाइफ प्रोसेसेस की, उसमें हमने यहीं से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था कि सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये जो अमाइलेज यहाँ पर आया है ये किसको डाइजेस्ट करता है. It helps in digestion of carbohydrates. किसमें हेल्प करेगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. This enzyme helps in digestion of 30% of carbohydrates. बच्चों 30% of carbohydrates स्टार्ट कर देता है डाइजेशन. कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज. वो फाइनल प्रोडक्ट तो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, बट यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है. कार्बोहाइड्रेट्स का मेन डाइजेशन होता है सलाइवा की हेल्प से. कार्बोहाइड्रेट्स का मेन डाइजेशन होता है सलाइवा की हेल्प से. प्रोटीन्स और फैट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका. दिस सलाइवा हैज सलाइवरी अमाइलेज. ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा बस 30%. बाकी का 70% बाद में ही होगा. और इसको अभी क्या करना है, देखो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके की बड़ी चेन है, एक तरीके का पॉलीमर है, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देगा. सिर्फ कंप्लीटली सेपरेट नहीं करता है, छोटे छोटे पीसेस में अभी तोड़ देता है. सो दिस वाज द रोल ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स. ऑटोट्रॉफिक अगेन मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड न्यूट्रिशन you already know. Trophic means nutrition. So when plants are making their own food, that is autotrophic nutrition. So what are the products required इस process के लिए, conditions क्या क्या चाहिए. So there are some raw products जो इसके लिए चाहिए. Autotrophic nutrition मतलब photosynthesis को perform करके अपने खाने को लेना. What are the products that are required and necessary conditions? First, presence of sunlight. Then next one, presence of chlorophyll, then carbon dioxide is required and water. These are the 4 raw products which are required to perform photosynthesis. What are its byproducts? यहाँ पर ना हम पूरी रिएक्शन ही लिख रहे थे, जिससे आप भी रिएक्शन लिखोगे जिससे आपको बाय प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं इसके अंदर. सी here are green plants, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एंड वाटर को लिया. ये रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and in the presence of sunlight. Then what are the byproducts? क्या क्या बन गया? सबसे पहले तो बनता है ग्लूकोज which is C6H12O6. साथ साथ it will produce energy and साथ साथ it will produce oxygen. ATP produce होगा, energy produce होगी and oxygen produce होगा. These are the byproducts. And these were the raw products जो कि चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that uses the anaerobic respiration. तो आपको बेसिकली एक तरीके से डिफरेंस बना देते हैं हम कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंसेस है. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन, द वर्ड एरोबिक मीन्स in the presence of oxygen and anaerobic means in the absence of oxygen. Aerobic in the presence and anaerobic मतलब in the absence of oxygen. चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. Aerobic respiration और यहाँ पर हम लिखेंगे anaerobic respiration. देखो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हम देखो, हम सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख रहे हैं. आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देकर ही आंसर लिखना है. सिर्फ समझने के लिए हम क्या क्या की पॉइंट्स किस नंबर पर रखेंगे, कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, इसको अच्छे से समझोगे ना, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आप आंसर बहुत अच्छे से फॉर्म कर सकते हो. टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और उसी लाइन को लिखना. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके बाद और क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन हाईली एनर्जी एफिशिएंट होता है. मतलब इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. अभी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है. large amount of energy is produced, whereas if we talk about anaerobic respiration, less amount of energy is produced. लिख लोगे, less amount of energy is produced. Now why this is happening? Understand this. इसके लिए आपको वो रिएक्शन याद है जो हमने करी थी चैप्टर के अंदर. जब ग्लूकोज का डाइजेशन होगा तो सबसे पहले तो ग्लूकोज चेंज हो जाएगा पायरुवेट के अंदर. एरोबिक में भी यही होता है और एनाएरोबिक में भी यही हो रहा है. ग्लूकोज इज चेंजिंग इनटू पायरुवेट. सो ये आ सकता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा एरोबिक या एनाएरोबिक में. दोनों में ही चेंज हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और ये होता कहां पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये भी साइटोप्लाज्म में और ये भी साइटोप्लाज्म में हो रही होती है. अब आता है चेंज, एरोबिक और एनाएरोबिक का मेन डिफरेंस. ये ग्लूकोज जो पायरुवेट में बना है ना बच्चों, पायरुवेट आगे जाकर ब्रेक डाउन हो जाएगा. पायरुवेट आगे जाकर क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं हमें. 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स. सोचो कितनी लार्ज अमाउंट एनर्जी है ना. दिस इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. हमारे अंदर यही हो रहा है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही हो रहा होता है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते. ये वाला प्रोसेस हो रहा है, होता है इनके अंदर. अब आ जाओ एनाएरोबिक के अंदर. एनाएरोबिक में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में हुआ. आगे ये पायरुवेट अल्कोहल बना रहा है. एनर्जी तो दे रहा है, थोड़ी सी एनर्जी देता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स दे देगा, CO2 भी दे देगा, बट इट इज प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट विच इज अल्कोहल. जो हमें किस में देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल्स देख लो. यीस्ट में, सम बैक्टीरियाज, सम पैरासाइट्स ऑल्सो. इनके अंदर ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है. या फिर वो बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के बहुत नीचे रहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो बिना ऑक्सीजन के ही वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं. बट उनके अंदर जो ग्लूकोज जा रहे हैं ना खाना, वो पायरुवेट में चेंज हुआ उनके साइटोप्लाज्म में, फिर उनके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर अल्कोहल, एटीपी और CO2 दे रहा है. बट यहाँ पर हमें डिफरेंसेस बताने हैं. बहुत कम एटीपी निकला, इतना ज्यादा एटीपी निकला, CO2 दोनों में है, एनर्जी भी दोनों में है. इसके अंदर 36 एटीपी एनर्जी है, इसके अंदर 2 एटीपी एनर्जी है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. उसने एग्जाम्पल्स पूछे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म बता दो जिनके अंदर एनाएरोबिक हो रहा है. यीस्ट है वो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया या पैरासाइट जिनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है. इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको किसी नोटबुक में लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन
टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई कैसे बने हुए हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे डायग्राम से। डायग्राम के लिए आपको भी ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ आप बना सकते हो इस डायग्राम को। हम कैसे शुरुआत करते हैं, ये हो गया आपके नोज का पैसेज और ये हो गया आपके माउथ का पैसेज। ये माउथ का पैसेज, ये नोज का पैसेज। उसके बाद यहाँ पर ना सेम रास्ता हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग है, बट फूड पाइप और विंड पाइप दो शुरू होने से पहले बीच में सेम रास्ता आता है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। उसको क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नाउ सेम रास्ता। यहां पर आपकी विंड पाइप बनाई है हमने, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, लंग्स वाला डायग्राम पढ़ना है। विंड पाइप बनाई। अब ये विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बीच में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूं। दीज आर हैविंग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये इस पाइप को कोलैप्स होने से बचा रही है। एयर बार बार अंदर बाहर जा रही है, तो अगर ये पाइप ही तो एक कोलैप्स हो गया, तो ज्यादा ऐसे सिकुड़ गया या फिर ज्यादा एक्सपैंड हो गया, तो ये रिंग्स जो बनी हुई है ना, एक मिनिमम एरिया डिसाइड करती है कि इससे ज्यादा कोलैप्स नहीं हो सकता। सो ये प्रोटेक्शन के लिए ही है। उसके बाद ये ट्यूब आपकी जाती है आगे, नीचे विंड पाइप जा रही है, एंड ये डिवाइड हो जाती है दो तरफ, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर। ये ट्रैकिया कंटिन्यूड है, इसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कंटिन्यूड होते हैं। अब देखो आगे, ये गई। अब ये मोटी सी ट्यूब थोड़ा सा पतली हो जाएगी, इस तरीके से। आगे जाके ये और ज्यादा थिन हो जाती है, एंड लास्ट में बलून जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। थिन होने के बाद लास्ट में क्या स्ट्रक्चर बना देती है, बलून जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर इन द एंड इज नोन एज एल्वियोलाई। कुछ इस तरीके से आप अपने डायग्राम में ड्रॉ करके आओगे। आता है इसका डायग्राम, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ, बट फिर भी हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ यहां पर क्या है, दोनों साइड लंग्स है। हम कुछ इस तरीके से लंग्स को ड्रॉ करते हैं। राइट नाउ एक साइड हमने बनाया, यहां पर देखो ये जो नीचे हमने सोलन स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज योर एल्वियोलाई। अब हम इस एल्वियोलाई को यहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इस एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है बच्चों, so many blood vessels inside this alveoli। कुछ बच्चों ने जिन्होंने वीडियो देख ली होगी, चैप्टर पढ़ लिया होगा, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इतनी सारी ब्लड वेसल्स क्यों होती है। This is alveoli and this is richly supplied with blood vessels। इसको थोड़ा सा हम थिक कर लेते हैं। एल्वियोलाई की वॉल बलून जैसा स्ट्रक्चर, एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, कुछ इस तरीके से। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो ब्लड वेसल्स है, हमने क्या किया, नोज से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन गई हमारे अंदर, आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई, दोनों साइड ऑक्सीजन गई। सबसे पहले उसने क्रॉस किया ट्रैकिया को, फिर उसने क्रॉस किया ब्रोंकियोल्स को। ब्रोंकियो, ब्रोंकाई भी बोलते हैं, ब्रोंकाई। देखो ये जो आपकी पतली वाली ट्यूब्स है ना, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ये जो नीचे नीचे हमने बनाई थी। और ये जो ऊपर अभी मोटी मोटी ट्यूब्स आपको दिख रही है, दीज आर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई आता है पहले,
फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाता है। थिक ट्यूब्स को ब्रोंकाई बोल रहे हैं, पतली पतली हो जाती है नीचे जाकर तो ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं, और लास्ट में जो बलून जैसे स्ट्रक्चर है उसको एल्वियोलाई बोल रहे हैं। तो ये आपका हो गया एल्वियोलाई। ऑक्सीजन आई थी, सारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को क्रॉस किया एंड एट द एंड वो आ गई एल्वियोलाई के अंदर। हमारे लंग्स जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स ऐसे स्वेल कर जाते हैं, ऊपर की साइड आ जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। रीजन बीइंग ये जो एल्वियोलाई थे जब तक इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी तो ये ऐसे ही बैठे हुए थे, जैसे ही ऑक्सीजन आई तो ये थोड़ा सा स्वेल हो गए। ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है, इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ये जो भी आपको ऐसे कर्व दिख रही है वो आगे जाकर कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे बढ़ जाएगा एल्वियोलाई का सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स है ना, इनके अंदर जाना है ना अब ऑक्सीजन ने, ये ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है। ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही तो एंटर करेगी, तो ब्लड के अंदर कैसे गई, इस ब्लड वेसल की हेल्प से। सरफेस एरिया बढ़ाना था जिसकी वजह से एल्वियोलाई का साइज मैक्सिमम हो गया। हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन? Alveoli are richly supplied with blood vessels. Alveoli are richly supplied with blood vessels. They increase their surface area. ये अपने surface area को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. They increase their surface area for maximum absorption of oxygen, जिससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके, for maximum absorption of oxygen, right? समझ जाओगे, ऐसा डायग्राम भी बनाकर आओगे अच्छा सा, उसके बाद आप 2-3 पॉइंट्स ऐड करके आओगे जिससे आप अपने आंसर को कंप्लीट करने वाले हो। एनसीईआरटी को देखकर इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना and your answer will be completed. Next question, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। अभी ये जो डायग्राम देखा था ना हमने इससे पहले, इसी से रिलेट करो। ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये जो ब्लड वेसल है ना बच्चों, देखो इसी को हम आगे जाकर थोड़ा जूम करके बना देते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्लड की वेसल। मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जा रहा है ऑफ कोर्स, है ना। इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन भी किसके अंदर प्रेजेंट होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हो गए आपके रेड ब्लड सेल्स, और उनके अंदर भी क्या है, हीमोग्लोबिन। ये रहा, ये हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। यहां पर ब्लड आया था ना अभी इससे पहले, देखो यहां पर ऑक्सीजन आई थी ना, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आई थी, बहुत सारी गैसेस आई थी, बट यहां पर हमने ऑक्सीजन को शो किया है क्योंकि हीमोग्लोबिन बेस्ट फ्रेंड है ऑक्सीजन का, वो उसके साथ ही हाथ मिलाएगा, उसी को लेकर जाएगा। बाकी सारी CO2 भी तो इनहेल की थी, हम थोड़ी कोई फिल्टर लगाकर इनहेल करते हैं, इतनी सारी गैसेस अपने आप जाएंगी, बट हम यहाँ बोलते हैं कि ऑक्सीजन जाती है अंदर, और गैसेस भी जाएंगी बहुत कम अमाउंट में, मेन जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसने इसका हाथ पकड़ा और अब ये HbO2 बनकर ब्लड में घूमते रहते, राइट। क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ये इसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ से चला गया, हीमोग्लोबिन है ही नहीं, कम हो गया हीमोग्लोबिन। अब क्या होगा, क्या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन के अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। द पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया, द पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग विल बी रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन बाइंडिंग विल बी रिड्यूस्ड। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन जो उसके साथ बाइंड करने वाला था, उसका बेस्ट फ्रेंड, वो चला गया है, अब इसके अंदर है ही नहीं, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है।
नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड सर्टेन कॉजेज जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा अच्छे से इसके साथ बाइंड कर जाती है। नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रही हूँ मतलब एक ही ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, सो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड वो धोखेबाज फ्रेंड है जो ऑक्सीजन की बुराई करके इसके साथ जुड़ जाता है। अब इसको नहीं पता कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ये गलत कर रहा है, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है एंड देन द पर्सन डाइज, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा वाला फ्रेंड तो आया ही नहीं, ये गलत फ्रेंड आ गया उसको भड़काने के लिए। चलो आगे देखो, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसको करने से पहले आपको आना चाहिए हार्ट के सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाने वाले हैं। देखो, हार्ट के अंदर एक होगी उसकी लेफ्ट साइड, एक होगी उसकी राइट साइड, एक होता है ऊपर वाला कमरा और एक होता है नीचे वाला कमरा। यस और नो? ये आपका हार्ट है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूं आपको फेस करते हुए, तो दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट साइड एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट साइड, ठीक है। आप अपनी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लेफ्ट और राइट लिख सकते हो। ये हमने ऊपर वाला कमरा बना दिया, ये हमने नीचे वाला कमरा बना दिया, बट इस तरीके से तो ये नहीं रहने वाला है, तो एक बाहर की एक और कवरिंग बनाएंगे हम, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है ताकि आपको डायग्रामेटिकली आंसर समझ आए। हार्ट के डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आगे देखो, ये जो ऊपर वाले रूम्स हैं इनको क्या बोलते हैं? एट्रियम। लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट वाला है तो क्या बन जाएगा बच्चों? राइट एट्रियम, है ना। लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट है तो राइट एट्रियम। इसके बाद सेम तरीके से नीचे वाले रूम्स, इसका नाम हो गया राइट वेंट्रिकल और इसका भी नाम हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले रूम हो गए। हमें पढ़ना है डबल सर्कुलेशन। तो अगर डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है तो दो तरीके से सर्कुलेशन होता है। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सी दो सर्कुलेशन हो गई? पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। देखो अब ध्यान से, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट वाली साइड से। हमारे हार्ट की लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड का। हमारा ब्लड मिक्स नहीं करता, ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में कभी मिक्स नहीं होगा, हमेशा सेपरेट रहता है एक दूसरे से हार्ट के अंदर। और आपने देखा होगा कि हमारी जो वेन्स होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। एंड जो आपकी कैपिलरीज होती है वो दोनों वाला कैरी करती है, और आर्टरीज जो होती है दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ यू नो आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड और वेन्स CO2 वाला ब्लड, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अगर हम लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाली साइड कौन सा ब्लड आएगा सबसे पहले? ऑक्सीजन वाला। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हमेशा ऊपर वाले रूम के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, या ब्लड जो भी आएगा हमेशा ऊपर वाले रूम्स में आता है। वेंट्रिकल के अंदर कभी भी डायरेक्टली ब्लड नहीं आता है, हमेशा किसके अंदर आएगा? ऑरिकल्स के अंदर आएगा। अब सबसे पहले लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर ब्लड को आना है। कहाँ से आएगा? हमने इनहेल किया और ऑक्सीजन ली। आपने पिछले वाले डायग्राम में यहाँ पर देखा था कि ऑक्सीजन आ चुका है ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड फटाफट से लंग्स से ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाती है? हार्ट के पास लेके जाती है। हार्ट का काम है पंपिंग करना, जिससे ऊपर की साइड, नीचे की साइड, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, सारी जगह पर, सारे सेल्स के अंदर ब्लड पहुंच सके ऑक्सीजन वाला। तो पहले आया लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड के अंदर, उसके बाद वो ब्लड आया हार्ट के पास। हार्ट में कौन सी साइड आया? ऑक्सीजन वाला है, तो वो अपने आप ही किस तरफ आएगा? लेफ्ट वाली साइड आएगा। नाउ पल्मोनरी वेन, अभी मैंने आपको बताया था दैट वेन जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? CO2 वाला ब्लड कैरी करती है।
बट ये जो पल्मोनरी वेन है इट इज चीटर। ये क्या कर रही है, ये ना एक्चुअली कौन सा ब्लड ले आती है, ऑक्सीजन वाला ले आती है। ये वेन की टीम की है ना, तो इसको तो CO2 वाला ब्लड लाना चाहिए, बट इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग ऑक्सीजन वाला ब्लड। पल्मोनरी इसके आगे लिख गया, अब याद रखोगे ये चीटर है। पल्मोनरी वेन विल ब्रिंग ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। कहाँ ले आई, लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर ले आई, ठीक है, अच्छी बात है, ब्लड आ गया यहाँ पर। अब ये ऑरिकल्स ब्लड से भर जाएंगे, जब ब्लड से भर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ वॉल्व्स लगे हुए हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा, वो खुलेंगे और ब्लड पहुंच जाएगा आपका लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर। फिर से सुनो, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड ले आई, लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर गई, फिर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर गई, और उसके बाद अब जाना है इसको सारे बॉडी के पार्ट्स, क्योंकि वहां पर सेल्स बैठे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, उनको काम करना है आगे ऑक्सीजन लेकर। तो ये चला जाएगा अब सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के पास। साइकिल समझ आई, सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी पार्ट्स के पास। लेकर कौन आया था, पल्मोनरी वेन लेकर आई थी। पहले ऑरिकल में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर बॉडी पार्ट्स में गया। लेकर आई थी पल्मोनरी वेन, छोड़कर आएगी आओर्टा। ये आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और इसका काम क्या है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना। एक साइकिल हमारी पूरी हो गई, यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरा हो गया, एक साइड से ब्लड आया और निकल गया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। लेफ्ट वाली साइड की बात हो रही है ना, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर नहीं करता है। सारे बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड जा चुका है, सारे सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली। अब ऑक्सीजन लेने के बाद उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो एक्सहेल कर देते हैं अपनी नोज से, सो वो CO2 सारे के सारे सेल्स वापस डाल देते हैं ब्लड के अंदर, एंड पहले वो आएगा हार्ट के पास, उसके बाद जाएगा लंग से एक्सहेल होने के लिए। बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ली, CO2 को वापस डाल दिया ब्लड के अंदर। अब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो CO2 वाला ब्लड आ रहा है, और वो लंग्स के पास जाने से पहले कहाँ जाता है, हार्ट के पास। प्रेशर चाहिए ना उसको वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, फिर वेंट्रिकल के अंदर, और फिर जाएगा लंग्स के पास। क्वेश्चन इज लेकर कौन आता है, नाम याद रखना है आपको, वेना कावा। वेना कावा एक वेन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आती है, यहां डाल देगी। हम इसको अब ब्लू से बना सकते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इट अपीयर्स टू बी ब्लू। वेन्स हमारी ग्रीनिश ब्लू कलर की दिखती है ना, बिकॉज ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। सो अब ये जो ब्लड आया है, देखो यहाँ पर भी इसको हम ब्लू से दिखा देते हैं। ये ब्लड आया यहाँ पर, उसके बाद वो आ गया राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर। अब वो राइट से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स से फिर वही प्रोसेस होगा, एल्वियोलाई के अंदर आया और हमने एक्सहेल कर दिया, मतलब सांस को रिलीज कर दिया। दिस वाज द प्रोसेस। छोड़कर कौन आएगा, लेकर तो वेना कावा आई थी, अब इसको ड्रॉप करके आएगी अनदर चीटर। आर्टरी का काम था ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जाना, बट यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अगेन एक चीटर है, आर्टरी आ गया ना, इसको काम क्या करना चाहिए था, ऑक्सीजन वाला ब्लड, बट इसके आगे लग गया पल्मोनरी चीटर। ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड और ले जाएगी लंग्स के पास, ठीक है, याद रहेगा। दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन होनी थी, डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला गया क्योंकि एक बार एंटर करता है लेफ्ट साइड, एक बार एंटर करता है राइट वाली साइड। सो बिकॉज ऑफ दिस डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि दो बार साइकिल हो रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक तरफ आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक तरफ आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको लिखने के लिए आप एक डायग्राम बनाओगे इसी तरीके से, एंड उसमें पॉइंट्स ऐड करोगे। सबसे पहले सर्कुलेशन का नाम डाला, देन pulmonary vein brings oxygenated blood to left atrium, then to left ventricle, and then to body cells with the help of aorta. Once circulation is completed,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रीच टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर हम आ गए इस तरफ, दूसरी हेडिंग डालोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें लिखोगे द बॉडी सेल्स हैज टेकन ऑक्सीजन बट रिलीज या फिर गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। बिफोर रीचिंग लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट गोज टू द हार्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, वेना कावा विल ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द राइट ऑरिकल, then it goes to right ventricle and then it reaches lungs with the help of pulmonary artery। सिर्फ 4 स्टेप्स में आपका ये आंसर हो सकता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो जाइलम और फ्लोएम बार बार बता चुकी हूं मैं। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। बाकी की अगर डिफरेंसेस देखने हो तो देखो अभी बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जाइलम, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोएम। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसके एलिमेंट्स के नाम ऐड कर सकते हो जो कि डिफरेंसेस को और अच्छे से दिखाएगा, उनके फंक्शंस लिख सकते हो आप। चलो, जाइलम, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो, क्योंकि वाटर के अंदर ही मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट फूड। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी जाइलम टिश्यू की, रूट से सिर्फ ऊपर की तरफ पानी जाता है तो इट इज यूनिडायरेक्शनल, whereas if we talk about phloem it is bidirectional। ऊपर भी जाएगा पानी और नीचे रूट्स को भी तो खाना देकर आना है, तो सारे काम होने हैं ना, इसीलिए कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ट्रांसपोर्ट्स फूड, दीज आर द मेन डिफरेंसेस। इसके बाद आप इसके अंदर एलिमेंट्स लिख सकते हो। जाइलम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। These are having different functions। ये चारों मिलकर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। Whereas अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम हैज कंपेनियन सेल्स, sieve tubes, phloem fiber and phloem parenchyma। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना है। यहाँ पर हम एल्वियोलाई की बात करेंगे और वहां पर हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, या फिर 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं और यहाँ पर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं। देखो, एल्वियोलाई का डायग्राम में भी बनाया था हमने, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, whereas नेफ्रॉन हैज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अगर याद हो तो कैसे बनाते थे हम, इस तरीके से एक रेनल आर्टरी दिखाते थे और फिर ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देते जिसको बोलते थे बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे दिखाते, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्लोमेरुलस है, एक्चुअली ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस, ये इस तरीके से जाता है और एक यू शेप्ड ट्यूब बना देता है और यहाँ पर ऐसे हम कर्व दिखा देते हैं। ये आपको लेक्चर में भी बनाते कैसे सिखाया हुआ है, तो एक बार वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ नीचे क्या जुड़ा हुआ है आपका, बोमैन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, और यहाँ ये जो नीचे सोलन वाला स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है तो ऑटोमेटिकली आपको डायग्राम बनाने को आएगा। इसके अंदर आप इस तरीके से ब्लड वेसल्स दिखाएंगे, ठीक है ना, ब्लू कलर की भी दिखाएंगे,
नाउ दिस इज योर एल्वियोलाई. कमिंग बैक टू फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे हम. इसके ये जो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया है, इसके साथ साथ ना ऐसे ब्लड वेसल भी इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रही होती है. क्यों घूम रही होती है? 2 बार एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, 2-3 बार में सामान निकलता है और यूरिन बनता है. तो वो जो अच्छा वाला सब्सटेंस है वो हमें ब्लड में ऐड करना है. अब ब्लड वेसल कहीं दूर होती तो फिर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए ब्लड वेसल इसके आसपास ऐसे घूम रही होती है, जिससे कि जो भी हमें गुड सब्सटेंसेस डालने हैं ब्लड से निकाल कर, देखो यहाँ पर आया डर्टी ब्लड. डर्टी ब्लड से यहाँ पर पहला फिल्ट्रेशन हुआ, जिससे कि ग्लूकोज भी निकल गया. अच्छा था, ग्लूकोज तो चाहिए था. अमीनो एसिड्स भी निकल गए, यूरिया भी निकल गया. यूरिया इज अ कंप्लीट वेस्ट सब्सटेंस, हमें नहीं चाहिए. अच्छी बात है, यूरिया इसमें निकल गया, आगे जाके कलेक्ट हो जाएगा यूरिन में. बट ग्लूकोज भी तो आ गया है और साथ ही साथ अमीनो एसिड्स भी तो आ गए हैं. ये तो गुड प्रोडक्ट्स हैं, ये चाहिए होंगे. तो यहाँ से निकल गए, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा. फिर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर अगर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो वो किस में आ जाते हैं? इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. बट यूरिया कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है, यहां से निकलेगा, यहाँ पे बिल्कुल रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधा उसको आगे भेज देते हैं. आगे भेज देंगे, वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो बिल्कुल आगे चले जाएंगे. जो सॉल्ट्स हैं हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, टॉक्सिक सॉल्ट्स हैं, वो भी आगे चले जाएंगे. एंड इट विल बी कलेक्टेड इन द एंड यहाँ पर यूरिन की फॉर्म. यूरिन, इसको यूरिन डक्ट भी बोलते हैं या फिर कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं. आगे जाके यूरिन में फॉर्म हो जाएगा वहां पर. ये जो आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप बोलते हैं. याद रखना, मैं यहाँ पर सब कुछ लेबल नहीं कर रही हूँ. इसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे. नीचे कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर, तो उसको बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे. एल्वियोलाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फंक्शंस आप लिख सकते हो. हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. इट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. डिफरेंसेस लिखने हैं ना बच्चों, आप इससे ज्यादा डिफरेंसेस लिख सकते हो. अब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझने की देर थी. नाउ कमिंग बैक टू दिस, इसमें क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो? इट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेफ्रॉन का काम एक्सक्रीशन में आ जाता है. ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है ताकि यूरिन फॉर्म हो सके, वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट हो सके बॉडी से. इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग द ब्लड. इसमें क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग द ब्लड and forms urine. It is a part of excretory system and you have made the diagram. That's it. This completes your answer. आपने स्ट्रक्चर भी बता दिया और उसके मेन फंक्शंस भी बता दिए. So that's it. ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आगे जाके और ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे. आई होप आपको समझ आया होगा, आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से लिख पाओगे. वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो बच्चों. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.